हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नया टॉपिक, नया चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं कितना भी करके इस चैप्टर को जो है बहुत शॉर्ट जो है वो नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज ये क्रैश कोर्स का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस वाले चैप्टर से जो है वो आने होते हैं और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थोड़े बेसिक्स जरूर आपको आने चाहिए डीएनए वगैरह के बारे में, क्योंकि जब भी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे एनिमेशंस भी आते हैं, बहुत सारे डायग्राम भी आते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो सेगमेंट को और आपसे बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के भी बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को ये बात जान लेनी है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम लोग तमाम तरह के बहुत सारे बेसिक डायग्राम्स, बेसिक वीडियोस को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को पढ़ने की, तो मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं इसी चैनल के ऊपर, तो आप उनको भी जाकर के विजिट कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस बारे में सबसे पहले बात करते हैं। जानते हैं आप, जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग मॉलिक्यूलर्स के अंदर जनरली अपने जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए वगैरह की बात को करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, लेकिन आज से कई साल पहले ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं जानता था कि आखिरकार हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि जो हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारा प्रोटीन होता है, ना कि हमारा डीएनए होता है, जिसके लिए बहुत सारे बेसिक एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। लेकिन उसके पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जब हम लोग बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो वहां पे सबसे पहला जो टर्म आता है वो है न्यूक्लिक एसिड का। लेकिन न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में जनरली पहले किसी को पता नहीं था। फिर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट आए 1869 में, और इन्होंने जो है सबसे पहले हमारे जेनेटिक मटेरियल या डीएनए को आइडेंटिफाई किया और उसे जो है न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया शुरुआत में। और किससे एक्सट्रैक्ट किया था? उसे एक्सट्रैक्ट किया था डेड सेल या पस्क सेल से जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया था, और उसके बाद इन्होंने उसको न्यूक्लिन नाम जो है वो दे दिया। लेकिन उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि भाई जब न्यूक्लिक एसिड की और ज्यादा थोड़ा सा रिसर्च की गई और ज्यादा उसके बारे में पता लगाया गया, तो पाया गया कि भाई जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है वो जनरली आपका एसिडिक नेचर होता है। तो एसिडिक नेचर होने के कारण जो है हमने उसको जो है वो न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। न्यूक्लिन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसको उठा करके न्यूक्लिक एसिड का नाम हमने दे दिया। तो ये फ्रेडरिक मिशर जी ने न्यूक्लिन नाम दिया, बाद में उसे न्यूक्लिक एसिड जो है वो बता दिया गया, जिसके बारे में आगे डिटेल में आपसे बात करूंगा। तो यहां से न्यूक्लिक एसिड की बात हुई। न्यूक्लिक एसिड आने के बाद लोगों को ये पता चला कि भाई न्यूक्लिक एसिड में एक तरह का नहीं है, किसी किसी के अंदर हमें डीएनए देखने को मिलता है, वायरसेस के अंदर हमको आरएनए का केस जो है वो देखने को मिलता है। तो दो तरह के बेसिक न्यूक्लिक एसिड जो है वो डिस्कवर होते हैं, जिसमें से एक है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम लोग डीएनए कहते हैं, और दूसरा है हमारा आरएनए, या जिसे हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जनरली जो है वो जानते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आया हमारा, और यहां से जो है हमारे डीएनए और आरएनए जैसे नाम की जो है वो डिस्कवरी हो गई, खोज हो गई। फिर बहुत सारे साइंटिस्टों ने डीएनए के ऊपर अपना रिसर्च किया, बहुत सारे साइंटिस्टों ने आरएनए के ऊपर अपना रिसर्च किया, वो एक अलग टर्मिनोलॉजी। लेकिन सबसे पहले जिसके बारे में जानना है वो जानना है आपको डीएनए के बारे में। जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चर जनरली आप लोग इस तरह से क्या नाम से, जनरली डीएनए को जब भी आप लोग देखते हैं तो आप लोग डीएनए का एक ऐसे सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना देते हैं, और देखते ही इमेज हमको क्लियर हो जाता है कि भैया ये किसका इमेज है। ये इमेज है हमारे डीएनए का। ये इमेज किसका है? हमारे डीएनए का है, ये आप लोग बता देते हैं। तो जनरली हमने अपने जहन के अंदर डीएनए का एक इमेज जो बनाया हुआ है वो उसी तरह का बनाया है कि भाई अगर आपको कोई स्ट्रक्चर जो है वो डबल हेलिक्स जैसा देखने को मिल जाए तो भैया हम उसको हमेशा की तरह क्या मान लेंगे? उसको हम हमेशा की तरह, अगर हमको इस तरह का डीएनए ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए तो मतलब ये हमारा क्या है? डीएनए। ये आपको दूर से देखने में डीएनए आपको ऐसा ही देखने को लगेगा। जब आप इसको डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखोगे तो पाओगे कि भैया ये जो डीएनए होता है इसमें आपके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो है वो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। और ये इसके एक स्ट्रैंड पे नहीं, ये इसके दोनों स्ट्रैंड पे ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपको जुड़े हुए मिलेंगे, जैसे किसी माला में चेन के अंदर आपको लगा हुआ मिलता है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो जनरली हमने ये बता दिया कि भाई जो हमारा डीएनए होता है वो तमाम तरह के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। मतलब हमने ये इसको एक न्यूक्लियोटाइड बोला, इसको दूसरा न्यूक्लियोटाइड बोला, इसको तीसरा न्यूक्लियोटाइड बोला, इस तरह से लाइन से न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं, जिन्हें हम लोग जो कि मिलकर के एक स्ट्रैंड बनाते हैं। और जब वही स्ट्रैंड एक और स्ट्रैंड बन जाता है तो उसी को हम लोग डीएनए कहते हैं।
बट सवाल इस बात का है कि आखिर ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये किससे बने होते हैं। तो जब इसके बारे में भी देखा गया तो पाया गया कि जो न्यूक्लियोटाइड हमारा होता है, न्यूक्लियोटाइड भी जो है वो आपके जनरली कई डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। तो इस लाइन के अंदर उन्हीं सारी चीजों की बात जो है वो की गई है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा डीएनए कई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, इसीलिए हम उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड का नाम जो है वो देंगे। हमेशा इसको क्या नाम देंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का नाम जनरली हम लोग यहाँ पे देते हैं। न्यूक्लियोटाइड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो जब कई न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो एक एक न्यूक्लियोटाइड मतलब मोनोमर, और जब कई न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए तो उन्हें हमने पॉलीमर का नाम दिया और वो जुड़ करके बना लिए आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर ही कहलाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इसको आपको हमेशा ध्यान में जो है वो रखना है, ठीक है। डीएनए और आरएनए आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हैं, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने हैं। बस डीएनए और आरएनए के अंदर बेसिक डिफरेंसेस इस बात का होता है कि डीएनए के अंदर जो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं, डीएनए के अंदर जो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड है, जिसमें आपका एडेनिन वाला अलग आता है, ग्वानिन वाला अलग आता है, साइटोसिन वाला अलग आता है, थाइमिन वाला आता है, वहां पे आरएनए में थाइमिन के जगह पे यूरेसिल वाला न्यूक्लियोटाइड होगा। बस यही बेसिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं आपको दोनों में। रीजन, यूरेसिल के अगर आप जनरली देखोगे स्ट्रक्चर को तो वो आपको अलग देखने को मिलेगा, और यहाँ पे थाइमिन वाला। तो आरएनए के अंदर यूरेसिल और डीएनए के अंदर आपको थाइमिन जो है वो देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियोटाइड 3 बेसिक चीजों से मिलकर बने होते हैं। नंबर 1 है आपका नाइट्रोजनस बेस, नंबर 2 है आपका पेंटोज शुगर, जिसके जनरली आपको आरएनए में देखने को मिलता है। आरएनए के अंदर पेंटोज शुगर राइबोस नेचर का होता है, और डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोस नेचर का होता है। वहीं पे तीसरा जो चीज होता है वो होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, जब आप इन तीनों चीजों को मिला देंगे तब बन जाता है आपका न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। रिमेंबर, फिर से ध्यान रखें, न्यूक्लियोटाइड मतलब फॉर नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलेंगे तो यही जाकर के बना करके कहेंगे भैया ये हो गए आपके फंक्शनल वो न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें जो आप नाइट्रोजनस बेस देख रहे हो ना, यही नाइट्रोजनस बेस जो आपको देखने को मिल रहा है, यही नाइट्रोजनस बेस अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। मतलब देखो, पेंटोज शुगर तो आरएनए का अलग रहेगा ही, वो तो मैंने बता ही दिया। अगर आरएनए का है तो पेंटोज शुगर बात अलग है। नाइट्रोजनस बेस जो है वो तो अलग रहेगा ही। नाइट्रोजनस बेस जनरली हम लोग डीएनए के अंदर 4 अलग तरह का देखते हैं और आरएनए के अंदर 4 अलग तरह का देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस अगर मैं बोलूंगा तो 5 होंगे, ठीक है ना। टोटल 5 है, जिसमें से 4 आपके डीएनए में होते हैं और 4 आपके आरएनए में होते हैं। कैसे? देखो, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये कॉमन है, ये आपके डीएनए में भी और आरएनए दोनों में पाए जाएंगे, जबकि यूरासिल और थाइमिन जो है, थाइमिन डीएनए में और यूरासिल आपको आरएनए में जो है वो देखने को मिलता है। इनको हम लोग जनरली प्यूरिन और पिरिमिडीन के भी नाम से जानते हैं। तो प्यूरिन, पिरिमिडीन, नाइट्रोजनस बेस की अगर मैं बात करूं तो उनको हम 2 तरह के देखते हैं, जनरली प्यूरिन देखते हैं और एक आपका देखते हैं पिरिमिडीन, ठीक है। तो पहला आपका देखते हैं प्यूरिन। प्यूरिन के अंदर 2 बेस पेयर्स आते हैं जिसको हम एडेनिन और ग्वानिन कहते हैं, और पिरिमिडीन के अंदर 3 आते हैं, जिसके 4 आप बोल दोगे, पिरिमिडीन में आप 4 बोल दो जनरली, ठीक है। जिसके केस में हम लोग साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल 3 ही बोलो, ठीक है। हाँ 3 ही बोलो, मैंने 4 बोल दिया। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल बोलेंगे। थाइमिन को हम लोग 5 मेथिल यूरेसिल के भी नाम से जानते हैं। तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यूरेसिल हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, आरएनए के अंदर जो है वो हमको देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली आपको ये बातें जो है वो याद में रखनी है डीएनए के बारे में, ठीक है। कैसे बनता है, क्या होता है, वो सारी बातें मैंने आपको बताया है। बस आपको इतना समझना है कि जैसे मान लो ये डीएनए का एक स्टैंड है, इस पे 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड, लेकिन अब ये जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं ये ऐसे ही नहीं लगे रहते हैं, ठीक है। मेरी बात को फिर से आप अच्छी तरह समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे 1 न्यूक्लियोटाइड है, फिर यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पे आपको एक बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा। तो जनरली ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड कोई नॉर्मल बॉन्ड नहीं होते हैं। ये बॉन्ड जो होते हैं वो आपके नाइट्रोजनस बेस के बॉन्ड होते हैं, सॉरी फॉस्फेट के बॉन्ड होते हैं। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट, अगर ये एक नंबर 1 न्यूक्लियोटाइड है और ये नंबर 2 न्यूक्लियोटाइड है, तो एक न्यूक्लियोटाइड का जो बॉन्ड है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के से जाकर के जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है। एक का होगा फॉस्फेट और एक का होगा OH ग्रुप, एक का होगा फॉस्फेट और एक का क्या होगा OH ग्रुप। और ये फॉस्फेट और OH से जो बॉन्ड बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आपको अंडरलाइन कर लेना है कि 2 न्यूक्लियोटाइड किसके द्वारा जुड़े होते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में एक ही स्टैंड में
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जो है वो जुड़े होते हैं, लिंकअप होते हैं। तो ये बात आपको सबसे पहले क्रैश कोर्स के अंदर ध्यान में रखनी है। हाँ, अगर डिटेल चाहते हैं तो उसके ऊपर भी वीडियोस हैं। मैंने कहा कि डिटेल भाई मैं आपको कैसे ही बता सकूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो को सब कुछ रिवीजन कराना है, ठीक है। तो जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक ही स्टैंड पे लगने वाला बॉन्ड है। एक ही स्टैंड, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, एक ही स्टैंड के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है एक ही स्टैंड के ऊपर। और वहां पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किनके किनके बीच बनता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है आपके फॉस्फेट और किसके बीच में? OH ग्रुप के बीच में जो है वो हमें बनता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। फॉस्फेट हमेशा 5 प्राइम कार्बन पे रहेगा, 5 प्राइम OH 5 प्राइम पे रहता है, और जो आपका OH है वो हमेशा 3 प्राइम साइड में होगा। दैट्स इट। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिधर की तरफ OH है वो 3 पे है और फॉस्फेट है वो आपका 5 पे है। वो क्या है अभी मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। तो उसके पहले अगर मान लीजिए नाइट्रोजनस बेस लिंक है पेंटोस शुगर से थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजनस बेस आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके पेंटोस शुगर से बाइंड होता है। बगल में डायग्राम में डाल दे रहा हूं, यहां पे भी आप देख सकते हो। तो पेंटोस शुगर हमेशा जो है वो किससे बाइंड होता है? आपके शुगर से बाइंड ये होता है, पेंटोस शुगर से बाइंड करता है। उस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं क्या? उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां पे देखिए, ये हमारा पेंटोस शुगर है। क्या है? ये हमारा मान लीजिए पेंटोस शुगर है और ये पेंटोस शुगर से बाइंड किया हुआ है, देखिए आपका नाइट्रोजनस बेस थायमिन। तो इनके और इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है यहां पे, इस बॉन्ड को जनरली ध्यान सुनिएगा बेटा सभी लोग, इस बॉन्ड को हम लोग जो बोलेंगे वो बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहां पे जो 5 प्राइम कार्बन से बाइंड कर रहा है OH ग्रुप, ठीक है, यहां पे देखिए OH से बाइंड कर रहा है, 5 प्राइम फॉस्फेट बाइंड कर रहा है, तो ये वाले बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। रिमेंबर, फिर से ध्यान से सुनिएगा, OH से अगर आपका जुड़ा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है। तो फिर सुन लीजिए, दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कर रहा है। किनके किनके बीच बन रहा है? 3 प्राइम OH और 5 प्राइम फॉस्फेट, ठीक है। और वहीं पे दूसरी तरफ पेंटोस शुगर से जो बॉन्ड बना रहा है कौन? आपका नाइट्रोजनस बेस, वहां पे कौन है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। इन RNA, अब देखिए यहां पे नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। अगर तीनों जुड़ जाएंगे तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, ठीक है। वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लियोसाइड का। क्या? न्यूक्लियोसाइड का। अगर शुगर और केवल शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, वहां पे फॉस्फेट नहीं है, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई मॉलिक्यूल है वहां पे केवल आपका क्या है? वहां पे केवल आपका शुगर है, पेंटोस शुगर, और नाइट्रोजनस बेस है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जैसे ही यहां पे फॉस्फेट जुड़ जाएगा वो कहलाने लगेगा न्यूक्लियोटाइड। तो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस और शुगर ओनली, ठीक है। तो यहां पे देखिए न्यूक्लियोसाइड RNA में कौन कौन से? एडिनोसिन, गानोसिन, साइटिडीन और आपकी यूरेडिन, ठीक है। ये 4 न्यूक्लियोसाइड होते हैं जो RNA में है, और 4 न्यूक्लियोसाइड DNA के डीऑक्सी एडिनोसिन, बस आपको आगे डीऑक्सी लगा देना है, ठीक है, दैट्स इट, हो गया। तो और न्यूक्लियोटाइड में क्या है कि भैया देखो नाइट्रोजनस बेस भी ऐड हो गया है, शुगर भी ऐड हो गया है, फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो गया है और न्यूक्लियोटाइड बनके तैयार, ठीक है। इन RNA एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैव एडिशनल OH, ठीक है। याद रखिएगा कि हर न्यूक्लियोटाइड को अगर हम देखेंगे तो वहां पेंटोस शुगर के पास में DNA का अगर आप पेंटोस शुगर देखेंगे तो वहां 1 OH होगा, और RNA का देखेंगे तो वहां पे आपको 2 OH देखने को मिलते हैं। तो एक ऑक्सीजन निकल जाने के कारण हम DNA को डीऑक्सी वर्ड से जो है वो नाम देते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच बनने वाले बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं क्या? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो कि 3 प्राइम और 5 प्राइम के तरफ जो है वो बाइंड होता है। ये मैंने आपको बता दिया। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। देखिए, अब जनरली आप सभी और हम लोगों को जो स्ट्रक्चर जनरली आज तक हम लोग देखते आ रहे हैं ना, वो स्ट्रक्चर कौन सा है? वो स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम DNA के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो ऐसा दिखाई देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपका है पेंटोस शुगर और ये आपका है फॉस्फेट ग्रुप
और ये आपका है नाइट्रोजनस बेस। ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया चौथा न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पे एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए फॉस्फोड बैकबोन या फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, और ये एक स्ट्रैंड हो गया और ये उसका दूसरा स्ट्रैंड जस्ट उसके अपोजिट होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल होते हैं। तो यहां पे देखिए, जिधर की तरफ फॉस्फेट है तो ये क्या होगा 5 प्राइम, और जिधर की तरफ OH है वो क्या होगा 3 प्राइम। इधर की तरफ OH इधर है 3 प्राइम, और इधर की तरफ 5 किधर है, इधर है। तो एक दूसरे क्या है, एंटी होने के कारण हम लोग इनको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल कहते हैं, ठीक है। और इनके जो नाइट्रोजनस बेस आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड जनरली कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे A और T के बीच जो बॉन्ड बनता है वो आपका होता है डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहां पे आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। दैट्स इट गाइज, यही पे आपको डीएनए के बारे में समझना है। हाँ, नो डाउट डीएनए में जो यहां से यहां तक की जो आप वैल्यू को देखते हो, कहीं कहीं पे एंगस्ट्रॉम में वैल्यू लिखाई जाती है और कहीं कहीं पे नैनोमीटर में वैल्यू को बताया जाता है। एंगस्ट्रॉम में वैल्यू बहुत ज्यादा बताई जाती है, 10 आपको ज्यादा बता रहा है, 10 आपको ज्यादा बता रहा है। जैसे यहां पे देखिए, अगर आप इसको एक राउंड को, एक क्वाइल को आपने यहाँ पे 3.4 नैनोमीटर लिखा है तो एंगस्ट्रॉम में वो 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अगर मैं नैनोमीटर में बताने जाऊंगा तो 2 नैनोमीटर के आसपास में है, ठीक है। और एक बेस पेयर की है 0.34 नैनोमीटर के आसपास में, दैट्स इट। और एक टर्न में टोटल कितने बेस पेयर जुड़ते हैं, दैट इज 10। तो ये आपको डीएनए के बारे में हमेशा ध्यान में रखना है, ख्याल रखना है, मिस्टेक नहीं करनी बेटा, बहुत जरूरी बन जाता है आपको डीएनए के बारे में जानना। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट। 1953 में उन्होंने हेलिक्स मॉडल को दिया, लेकिन रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन करके हमारे डीएनए के एक्चुअल स्ट्रक्चर या डायग्राम को जो है वो बताया। रेज डाला, जब उन्होंने रेज डाला, एक बीम लाइट डाला तो देखा कि वहां पे एक्स शेप का आपको एक डिफ्रैक्शन देखने को मिला, जिसे इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन का नाम जो है वो दिया, जो कि डीएनए के शेप को बताने के लिए काफी था। रोजालिंड फ्रैंकलिन ये आपकी एक फीमेल लेडी थी जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जैसा कि मैंने कहा कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है, राइट हैंड फैशन में होता है। इट्स बैकबोन में आपको शुगर, फॉस्फेट जो है वो देखने को मिलते हैं विद नाइट्रोजनस बेस पेयर। द 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, दैट इज 1 चेन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड अदर हैव 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। प्यूरिन, pyrimidine, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। फिर यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है इरविन चारगाफ। इरविन चारगाफ का रूल ये कहता है कि भाई मेरे, आपके जितने एडेनिन होंगे उतने ही आपको थायमिन भी वहां पे देखने को मिलेंगे, और जितने ग्वानिन होंगे उतने आपको साइटोसिन भी देखने को मिलेंगे। मतलब A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C, मतलब A जितने होंगे उतना, जितना A और G होगा उतना T और C भी होगा। तो ये रूल इन्होंने इरविन चारगाफ जी ने बताया, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड काउंट भी किए गए हैं डीएनए में, जैसे 5174। अब बैक्टीरियोफेज के अंदर आपको 5386 न्यूक्लियोटाइड का डीएनए देखने को मिला। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में आपको 48502 बेस पेयर देखने को मिलते हैं। ई कोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर देखने को मिलते हैं, और ह्यूमन के अंदर 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जिसको हमें आज बात करना है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। आइए न्यूक्लियोसोम के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा डीएनए जो है बहुत बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा होता है कि उससे हम 7 टाइम अपने अर्थ को जो है वो रैप कर सकते हैं। तो अगर हम 7 टाइम अपने अर्थ को रैप कर सकते हैं तो इतने बड़े डीएनए को हम रखेंगे कैसे? तो इतने बड़े डीएनए को हमें कंप्रेस करना होता है, ठीक है। कंप्रेस करने के लिए हमारे पास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए क्या होता है कि हमारा डीएनए, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी एक बहुत बड़ी सी आपके पास में बहुत ज्यादा दूर का धागा है, पतंग आप उड़ा रहे हो, किलोमीटर का धागा है आपके पास में, लेकिन आप उसको लपेटते कौन? लटाई में। उसी तरह से हमारी सेल के अंदर भी एक लटाई होती है जो हमारे डीएनए को लपेटने का काम करती है, जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जनरली नेचर में पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि जनरली वो किससे बना होता है? वो बना होता है 2 बेसिक अमाइनो एसिड से, जिसका नाम है लाइसिन और आर्जिनिन, और इनका चार्ज जनरली पॉजिटिव होता है, जिसके कारण ये डीएनए को रैप कर सकते हैं, डीएनए को आपस में लपेटते हैं
और जब यही हिस्टोन जो होते हैं वो ऑक्टामर होते हैं, मतलब 8 सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है ना। 8 हिस्टोन फ्रॉम हिस्टोन ऑक्टामर, और वो आपके 8 ये सब यूनिट से मिलकर बने, इसीलिए हम लोग इनको ऑक्टामर जो है वो कहते हैं। तो पॉजिटिव ये है और डीएनए हमारा निगेटिव है। तो डीएनए हमारे हिस्टोन प्रोटीन में जो है वो बिल्कुल लिंकअप होकर के जुड़ा होता है। बिल्कुल किस तरह से, बगल में डायग्राम में भी मैं बता दूंगा आपको, बट यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझा भी दे रहा हूं। देखिए कैसे होता है, बात ध्यान सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट रुक जाइए। अरे क्या हुआ भाई, ठीक है, ओके ठीक है। तो यहां पे आपको समझने वाली जो चीज ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका बहुत बड़ा सा डीएनए है, तो डीएनए को हमें रैप करना है। तो बगल में आपको डायग्राम में जो है वो इजीली विजिबल हो रहा होगा, आप उसको देखते रहिएगा, आपको समझ में आता चलेगा, ठीक है। तो अगले वर्ड पे आते हैं, अगले चीज पे। तो जनरली हमारा डीएनए जो होता है वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर टू गिव न्यूक्लियोसोम, और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और जब यही डीएनए, यही हिस्टोन और डीएनए दोनों और ज्यादा कंप्रेस हो जाते हैं तो हम इन्हें क्रोमैटिन का नाम देते हैं, ठीक है। जिसमें 2 तरह क्रोमैटिन आप पढ़ोगे, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, जिसके बारे में आगे बताते हैं। जनरली हमारे न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर्स होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ह्यूमन इज इक्वल टू, जो कि आपको जितने आपका बेस पेयर है उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि ह्यूमन में कितने न्यूक्लियोसोम बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे मान लो ह्यूमन में 2000 क्या है, 2000 बेस पेयर है, तो कितने न्यूक्लियोसोम बनेंगे, 10 न्यूक्लियोसोम बनेंगे, है ना। तो उसी तरह से आपके नाइट्रोजनस बेस के बेसिस पे आप बता सकते हो कि आपके पास में कितने न्यूक्लियोसोम बनने की कैपेबिलिटी है। जब न्यूक्लियोसोम को देखते हैं तो ये 1 न्यूक्लियोसोम, ये 2 न्यूक्लियोसोम और ये 3, और ये तीनों न्यूक्लियोसोम किससे जुड़े होते हैं, डीएनए से ऐसे लिंकअप होते हैं। तो बिल्कुल एक माले की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम लोग बीड्स ऑफ स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। और यही जब मैंने कहा हिस्टोन और डीएनए ही मिलकर के क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे आपके क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज पैक, क्रोमैटिन फाइबर क्वाइल्ड कंडेंस मेटाफेज स्टेज में आपको ज्यादा अच्छी तरह से देखने को मिलता है, और यही मिलकर के क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं। तो पहले आपका डीएनए, फिर वो क्रोमैटिन बनेगा, और क्रोमैटिन के बाद जब वो और ज्यादा पैक हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में वो बन जाएगा क्रोमोसोम। हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन, जब क्रोमैटिन बहुत ज्यादा पैक्ड हो जाएगा तो नॉन हिस्टोन क्रोमैटिन एनएचसी प्रोटीन भी रिक्वायर, उसको बनाने के लिए एनएचसी प्रोटीन की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिस्टोन आपके डीएनए को जोड़ता है, लेकिन क्रोमैटिन को भी कंडेंस करने के लिए उसे जरूरी होती है एनएचसी प्रोटीन की, ठीक है। क्रोमैटिन 2 तरह के हो सकते हैं, जिसमें मैंने कहा एक आपका है यूक्रोमैटिन और दूसरा आपका है हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन की बात करोगे तो यूक्रोमैटिन उतना ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होता है। जनरली ये आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग सेल स्टेजेस के अंदर, लूजली पैक्ड एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। अब यहां पे जो टर्म यूज किया गया उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या है कि शुरुआत में आपका क्रोमोसोम बिल्कुल लिंक होता है, एकदम कंडेंस, जब उसको स्टोर फॉर्म में होना होता है। लेकिन जब आपके उस क्रोमोसोम के डीएनए की प्रोटीन बनानी होती है, क्या बनानी होती है, प्रोटीन बनानी होती है उस डीएनए की, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो क्रोमैटिन होता है वो धीरे धीरे, क्रोमोसोम वो धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। और जो वो खुलता है तो लूज होता है, क्योंकि अब वहां से क्या होगा, हमारे को डीएनए को निकालना है और उसकी क्या बनानी, प्रोटीन। तो इसीलिए उसका अब ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो जो ट्रांसक्रिप्शन वाला जो डीएनए है वो लूज रहेगा और वो कहलाता है यूक्रोमैटिन। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या है, एक्टिव है, इसकी प्रोटीन बन सकती है। लेकिन ऐसा जो बहुत डेंस है, जो इनएक्टिव है, जिसका भी कोई प्रोटीन वोटीन नहीं बनना है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं आपका हेटेरोक्रोमैटिन। दैट्स इट गाइस, इसको ही आपको ध्यान में जो है वो रखना है, ठीक है। अब अगले टर्म के ऊपर हम लोग आते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका एक्सपेरिमेंट। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अमेजिंग एक्सपेरिमेंट थे। 3-4 एक्सपेरिमेंट बता करके इस वीडियो को एंड करूंगा, जल्दी बताऊंगा, बट आराम से, ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। पहला एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने ग्रिफिथ वाला देखा था, बोलने का कोई मतलब ही नहीं, आप पहले ही समझ जाओगे, क्योंकि सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट यही था। इन्होंने सबसे पहले 2 स्ट्रेन के बैक्टीरिया लिए, एक एस स्ट्रेन का और एक आर स्ट्रेन का। एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था वो हार्मफुल था, आर स्ट्रेन वाला जो रफ वाला था वो आपका हार्मफुल नहीं था, नॉन विरुलेंट था। तो सबसे पहले इन्होंने विरुलेंट वाला, मतलब खतरनाक, और जिस बैक्टीरिया को इन्होंने लिया उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसके 2 वेरिएंट थे, एक स्मूथ वाला था जो विरुलेंट था, जिससे कि नुकसान होता था चूहे को, और एक रफ वाला था जिससे को चूहे को कोई नुकसान नहीं होता, जिसे हम नॉन विरुलेंट कहते थे, ठीक है।
तो इन्होंने एस स्ट्रेन वाला चूहे को पहले लगाया, चूहा बेचारा मर गया भैया, उसको नुकसान तो हुआ। दूसरा आर स्ट्रेन लगाया, चूहा जिंदा रहा क्योंकि आर स्ट्रेन में कोई जहर वगैरह नहीं था। अब की बार उन्होंने एस स्ट्रेन को किल कर दिया, मतलब हीट करके उसे मार दिया, फिर लगाया, चूहा जिंदा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब की बार एस स्ट्रेन को तो मार दिया, किल कर दिया हीट से, लेकिन आर स्ट्रेन को उसके साथ मिक्स करके चूहे को लगा दिया। अब यहां पे क्या हुआ कि कंक्लूजन क्या निकला कि आर स्ट्रेन का जो एस स्ट्रेन का जो डीएनए था वो ट्रांसफॉर्म होकर किस में चला गया होगा, आर स्ट्रेन में, जिसके कारण आर स्ट्रेन भी बन गया वेरुलेंट और उसने चूहे को क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का आया कि भाई इसको प्रूफ कैसे किया जाए। तो प्रूफ करने वाला कि वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, ये बताने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया, बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट किया गया, जो करने वाले साइंटिस्ट का नाम था ओसवाल्ड अवेरिबोलो और कॉलिन मैक्लॉयड और मैकलिन मैककार्टी। इन्होंने क्या किया कि उसी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को इन्होंने केमिकली थोड़ा सा देखा। तो क्या हुआ कि इन्होंने देखो ये तो बात पता चल गई, कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो किसके अंदर गया, आर स्ट्रेन वाले के अंदर चला गया और चूहा मर गया, ये बात तो क्लियर थी। लेकिन वो डीएनए है, इस बात को क्लियर करने के लिए बायोकेमिकल वाला किया गया। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि 3 एंजाइम यूज किया, एक प्रोटीएज यूज किया, एक लाइपेजेज यूज कर लिया और एक आपका न्यूक्लियस ले लिया। प्रोटीएज ले लिया और न्यूक्लियस ले लिया, ठीक है, या आरएनएज ले लिया। अब इन्होंने क्या कराया कि सबसे पहले इन्होंने डाला उस क्या बोलते हैं एस स्ट्रेन वाले के ऊपर इन्होंने डाल दिया, कौन सा चीज डाला इन्होंने, प्रोटीएज डाला। प्रोटीएज डाला तो एस स्ट्रेन का प्रोटीन वाला पार्ट खत्म हो गया, लेकिन डीएनए तब भी बचा रहा, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। भाई सुनिए मेरी बात को ध्यान से, इन्होंने एस स्ट्रेन जो किल्ड वाला था, जिसका डीएनए मूव करके आर में गया है, अब पहले इन्होंने प्रोटीएज डाला एस स्ट्रेन के ऊपर, तो उसका प्रोटीन तो खत्म हो गया, लेकिन डीएनए के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो एंजाइम जो प्रोटीज है वो प्रोटीन को ब्रेक करेगा, डीएनए को ब्रेक नहीं करेगा। तब भी डीएनए मूव करके किस में जाएगा, आर में जाएगा, और आर किसको मार देगा, चूहे को मार देगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब उन्होंने क्या किया कि डीएनए यूज किया, और डीएनए के यूज करते ही एस स्ट्रेन का जो डीएनए था वो डेड हो गया, और अब की बार ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, जिसके कारण चूहा जिंदा रहा, जिससे ये बात पता चल गई कि भाई डीएनए ही हमारा एक तरह का जेनेटिक मटेरियल। तो ये केमिकली इन्होंने बता दिया था। तीसरा एक्सपेरिमेंट जो था वो था हर्शे चेस का ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्शे चेस का एक्सपेरिमेंट था, और यहां पे इन्होंने यूज किया था बैक्टीरियोफेज वायरस को। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस से इन्होंने, बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होता है, बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो जनरली 2 अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहां पे आप बैक्टीरियोफेज वायरस देख सकते हैं। बैक्टीरियोफेज जो वायरस है वो जनरली 2 अलग अलग तरह की चीजों से मिल करके बना होता है। एक है आपका प्रोटीन कोट, जिसके उसे कोटिंग बनाता है, और दूसरा है आपका क्या, दूसरा है, मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूं, एक है आपका प्रोटीन कोट, और अंदर का जो मटेरियल होता है वो है आपका जेनेटिकल मटेरियल। ठीक है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर बैक्टीरिया को लिया है इन्होंने, और उसके अंदर इन्होंने 2 तरह के रेडियो एक्टिव्स लिए हैं। ध्यान सुनिएगा, एक इन्होंने लिया है 32 फॉस्फी, ठीक है, एक सेकंड रुके रहिएगा, थोड़ा सा पेन की थिकनेस को कम कर ले तो हाँ ठीक है। एक इन्होंने लिया 32P और एक इन्होंने लिया 35S। ओके, अब ध्यान सुनिएगा, 32P जो होता है ना बेटा, 32P जो होता है 32P मतलब फास्फोरस, इसकी कैपेबिलिटी होती है कि ये डीएनए के साथ बाइंड करता है, और 35S जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ये किसके साथ बाइंड करता है, ये बाइंड करता है प्रोटीन कोड के साथ। तो पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि इसको स्ट्रेन किया 35S से। तो 35S से जब इन्होंने स्ट्रेन किया तो 35S प्रोटीन कोड, बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोड, ऊपर वाला जो लेयर है वो किससे बना है, प्रोटीन का, और अंदर वाला डीएनए वो तो भाई साहब अलग ही है। तो 35S जो है, जैसा कि मैंने कहा कि प्रोटीन से बाइंड करने की एबिलिटी रखता है, तो किसके साथ बाइंड कर गया, प्रोटीन से तो बाइंड कर गया, लेकिन इनके डीएनए के साथ बाइंड नहीं किया। अगर ये डीएनए के साथ बाइंड ही नहीं करेगा तो बैक्टीरियोफेज जब अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, या जब हमने बैक्टीरिया सेल के ऊपर डाला ना, तो बैक्टीरिया सेल के अगर जैसे ही हमने इसके ऊपर डाला है तो प्रोटीन कोड के ऊपर हम क्या दिखा दिया, 35S दिखाई दिया। प्रोटीन कोड के ऊपर इसके क्या दिखाई देगा, 35S। अंदर 35S बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिला, और बैक्टीरिया हमेशा किधर की तरफ जाएगा, बैक्टीरियल सेल तो भारी है तो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, उसको मिक्स किया, ब्लेंड किया, तो जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो पाया कि जो बैक्टीरिया वाला पोर्शन है, मतलब नीचे वाला पोर्शन,
उसमें हमें 35S जो है वो देखने को नहीं मिला। ठीक है, नीचे बैक्टीरिया सेल के अंदर, इसका मतलब डीएनए के अंदर 35S लगा ही नहीं, क्योंकि 35S किसके साथ बाइंड करता है? प्रोटीन। तो मतलब हमारा जो डीएनए है, जो अंदर का पार्ट है डीएनए, वो प्रोटीन से बना हुआ नहीं है, वो न्यूक्लियस वो अलग ही है। और जो प्रोटीन कोड था वो वहां पे हमें 35S जो है वो प्रेजेंट दिखा। इस तरह से हमने पाया कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल है वो 35S वो प्रोटीन तो नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रोटीन होता तो वो ऑरेंज वाला कलर हमको कहां मिलता? बैक्टीरिया सेल के अंदर मिलता, जो सुपरनेटेंट फ्लूइड जो पिलेट फॉर्म में है। ठीक है, वहीं पे जब इन्होंने 32P से कराया, 32P से जब इन्होंने कराया तो 32P किसके साथ बाइंड करता है? डीएनए के साथ। ये डीएनए के साथ बाइंड कर गया, लेकिन अब प्रोटीन कोड के साथ कोई बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये वायरस जब इसको इन्फेक्ट करेगा तो अपने डीएनए कहां डालेगा? बैक्टीरिया के अंदर। और जब नीचे इन्होंने बैक्टीरिया को देखा तो पाया कि इसके अंदर हमको 32P जो है वो देखने को मिला। इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो चुका है। बैक्टीरियोफेज ने अपने जेनेटिक मटेरियल डीएनए को ट्रांसफर कर दिया, और यहां से बात प्रूव होती है कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा डीएनए ही है, और वो हमारे एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होता है। और कंक्लूजन ध्यान सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, ध्यान सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, 2 स्ट्रेन लेना है, 32P 35S। ओके, 32P 35S। हमें पहले से पता है कि 32P जो है वो हमेशा डीएनए से बाइंड करेगा, 35S हमेशा किससे बाइंड करेगा? प्रोटीन से। बैक्टीरियोफेज वायरस 2 चीज से बना, उसकी जो कवरिंग होती है वो बनी होती है 35S, मतलब प्रोटीन की बनी होती है, तो 35S उससे जाके बाइंड कर जाएगा। लेकिन 35S डीएनए से बाइंड नहीं करेगा। तो जब भी हम बैक्टीरिया जो नीचे की तरफ, क्योंकि बैक्टीरिया का शेप बड़ा होता है ना, तो जब नीचे की तरफ जो आकर के इकट्ठा होगा सेंट्रीफ्यूज कराने पे बैक्टीरिया, उसके अंदर हमें कोई भी 35S देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 35S किसके पास में है? कवरिंग के ऊपर। तो पिलेट के जो सुपरनेटेंट फॉर्म है, जो ऊपर तरफ है, वहां हमें 35S देखने को मिला, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो कवरिंग है और नीचे वाला बैक्टीरियल सेल है। तो हमें ऊपर 35S देखने को मिला, लेकिन सेल के अंदर कोई 35S देखने को नहीं मिला। इन द सेकेंड केस 32P जो है वो फास्फोरस है, और उसकी बाइंड होने कैपेबिलिटी किसके साथ में? उसकी बाइंड होने कैपेबिलिटी है आपके डीएनए के साथ में। तो यहां सुपरनेटेंट वाले में कोई चेंज नहीं देखने को मिला, क्योंकि वहां पे 32P बाइंड किया ही नहीं प्रोटीन के साथ, डीएनए के साथ बाइंड किया, तो डीएनए जो है हमको मिला, 32P वहां पे हमको मिला। इसका मतलब ये है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल सेल के बैक्टीरिया सेल के अंदर गया वो 35S नहीं, मतलब प्रोटीन नहीं है, वो आपका दरअसल दूसरा जेनेटिक मटेरियल, और ये है आपका डीएनए। दैट्स इट गाइस। तो यहां से बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुकी थी आपकी कि आपका जो डीएनए है वो। चौथा एक्सपेरिमेंट था मेसेल्सन और स्टाहल जी का एक्सपेरिमेंट। इसी के साथ खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत जगहों पे पहले अलग से एक्सपेरिमेंट आपको बता देता है। मैं जाते जाते आखिरी एक्सपेरिमेंट आपके सामने मेंशन करके जाऊंगा। मेसेल्सन और स्टाहल के एक्सपेरिमेंट के पहले आपको समझना है कि जब डीएनए अपने नंबर्स को बढ़ाता है, जब डीएनए अपने नंबर्स को बढ़ाता है, तो डीएनए अपने नंबर को बढ़ाते वक्त जो है अपने पेरेंटल स्ट्रैंड के हिसाब से ही एक नया स्ट्रैंड बनाता है। मतलब अगर एक डीएनए के पास में 2 स्ट्रैंड है, तो एक स्ट्रैंड जो है अलग हो जाएंगे और वो आपके बना लेंगे 2 नए स्ट्रैंड। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, तो अगर आपके पास में डीएनए के कितने स्ट्रैंड है, मान लीजिए आप पास में डीएनए के कई स्ट्रैंड है, मान लो आप पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, ठीक है। तो ये स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, एक ये और एक ये, और इस पेरेंट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग ही इसमें 2 नए स्ट्रैंड जो है वो जुड़ेंगे, राइट। तो यहां पे जो एक स्ट्रैंड है वो पेरेंट का होता है और एक स्ट्रैंड आपका न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है। इस तरह के डीएनए को हम लोग सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। तो इसी एक्सपेरिमेंट को बताने के लिए कि हमारा डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इसी के लिए मेसेल्सन स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट में मेसेल्सन स्टाहल जी ने जो है 2 तरह के आइसोटोप लिए। एक आइसोटोप लिया N15 जो कि भारी होता है क्योंकि N के ऊपर 15 है, और एक लिया N14। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास अलग। N15 वाला भारी होगा और N14 वाला जो है वो थोड़ा सा हल्का होगा। और भैया इन्होंने लिया, तो सबसे पहले इन्होंने अपना जो डीएनए है उसको ई कोलाई को लिया और ई कोलाई को डाल दिया किसमें,
N15 वाले मीडियम में, मतलब हैवी आइसोटोप में डाल दिया। ठीक है, जैसे इन्होंने इसको N15 वाले में डाला, फिर उसके बाद N15 को निकाला और N15 को उठा करके डाल दिया N14 में। ठीक है, कहते हैं अकबर उन्होंने किसे N14 में। अब जो N14 में जब उन्होंने कई जनरेशन तक डाले रखा, तो ई कोलाई ने जब अपनी नई जनरेशन बनाई तो उसके डीएनए में N15 तो ऑलरेडी स्ट्रेन था, लेकिन N15 वाला डीएनए, देखो बेटा फिर सुन लीजिए ध्यान से, समझेंगे समझ में। देखिए अभी तक जो हमारे पास में था बैक्टीरिया के कोलाई में वो N15 स्ट्रैंड, मतलब इसके दोनों स्ट्रैंड कैसे थे, N15 था और N15 था, राइट। लेकिन जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो तो N14 के अंदर बना, तो उसके अंदर कौन सी कैपेबिलिटी होगी, N14 होगी और N14 होगी। तो अब की बार जो डीएनए बना उसमें एक स्ट्रैंड N15 है और एक स्ट्रैंड N14। अब इसको सेंट्रीफ्यूज कराओगे तो जो पेरेंटल वाला N15 जो पहले जनरेशन में था वो तो नीचे आ जाएगा, लेकिन ऊपर भी इन्हें कुछ चीजें देखने को मिली जिसमें था N15 और N14। इससे ये बात शेयर हो गई कि भाई नए डीएनए भी हमारे बने हुए हैं, और जो नए डीएनए बने हैं वो हल्के हैं आपके किससे, N15 और N15 वाले से, और इसीलिए इसको इन्होंने N15 और N14 वाला बता दिया। थोड़ी जनरेशन और हमने रखी तो केवल N14 ही मिले। तो कहने का मतलब यह है कि जो नए आपके डीएनए बने अगले जनरेशन में उनमें N14 देखने को मिला। इसका मतलब हमारा डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है, एक आपका पेरेंटल होता है और एक आपका न्यूली सिंथेसाइज होता है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो नहीं समझ में आया तो एनिमेशन के थ्रू समझना चाहते हो तो मैं आई बटन के ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन में एक्सपेरिमेंट की डिटेल डाल दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा डिटेल में। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट।